Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about heat dome in Europe, and this topic is important from our syllabus GS paper 1, important geographical phenomena point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यूरोप के कई सारे हिस्सों पे, कई सारे देशों के ऊपर एक हीट वेव के कंडीशंस बने हुए हैं हाल फिलहाल में, जबकि वहाँ पे चूँकि यूरोप भी नदर्न हेमिस्फेयर में है हमारे देश इंडिया की तरह, तो वहाँ पे भी अभी विंटर का टाइम होना चाहिए और विंटर सीजन में भी वहाँ पे ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है कई सारे रीजन्स में। So many parts of Europe is facing a condition of heat wave, और ये हीट वेव का कंडीशन बना हुआ है यूरोप के कई सारे देशों के ऊपर बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फिनोमिना जिसका नाम है हीट डोम। तो हीट डोम को हम लोग समझेंगे कैसे ये बनता है और इस कारण से क्यों हीट वेव्स के कंडीशंस क्रिएट होते हैं। अगर हीट डोम को सिंपल तरीके से डिफाइन किया जाए तो इट इज़ अ कंडीशन वेयर एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट एयर लाइक अ बलून और प्रेशर कुकर। एटमॉस्फेयर इस तरीके से अगर प्रेशर कुकर की तरह या बलून की तरह काम करना शुरू कर दे और गर्म हवाओं को एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप करके रखे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं हीट डोम। और जिस एरिया के ऊपर ये हीट डोम बनता है वहाँ पे फिर हीट वेव्स के कंडीशंस क्रिएट होते हैं और यूरोप के ऊपर कई सारे जगहों पे इस तरह के हीट डोम के कंडीशंस बने हुए हैं। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर इस हीट डोम का मैकेनिज्म क्या है, ये बनता कैसे है। तो हीट डोम का मैकेनिज्म समझने के लिए पहले हमें थोड़ा समझना होगा अबाउट जेट स्ट्रीम्स। आई होप आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में जरूर पढ़ रखा होगा अबाउट जेट स्ट्रीम्स। दीज आर अपर एटमॉस्फेरिक फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स, अपर एटमॉस्फेयर में चलते हैं और फास्ट मूविंग विंड स्ट्रीम्स हैं जिनको हम लोग जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में ही होते हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये ऐसे वेव्स के फॉर्मेट में चलते हैं जिनको हम लोग कभी कभार रोज़बी वेव्स भी कहते हैं। अब ये वेव्स जब ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वेव्स अपर एटमॉस्फेरिक स्ट्रीम्स हैं, ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड हैं, ये रोज़बी वेव्स ऑफ जेट स्ट्रीम, जब ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो अपने नीचे जिस भी लैंड के ऊपर ये इस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं ये वेव्स के फॉर्मेट में, वहाँ नीचे फिर ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर के कंडीशंस क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव अबव दैट लैंडस्केप। तो जैसे कि अगर ये डिप्रेशन पार्ट बनेगा ऊपर में, ये रोज़बी वेव्स का अगर डिप्रेशन पार्ट बना हुआ है किसी भी रीजन में, तो नीचे फिर हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा। तो मुद्दा ये है कि जेट स्ट्रीम्स डिसाइड करते हैं कि लैंड के ऊपर किस तरीके का वो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेंगे। अभी नॉर्मल टाइम में क्या होता है, देखिए नॉर्मल टाइम में सन रेज गिरते हैं ज़मीन पे, लैंड की हीटिंग होती है, हीटिंग के कारण ऊपर की जो एयर होती है वो भी हीटेड होती है, वो हीट होने के कारण एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने के कारण उसकी डेंसिटी बाकी आसपास के एयर की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है और वो मॉइस्चर भी ज़्यादा होल्ड करने लगता है बिकॉज जैसे जैसे किसी भी एयर पैकेट का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इस कारण से ये एयर पैकेट राइज करने लगता है और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल विंड। व्हेन विंड राइजेस वर्टिकली इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल विंड। और ये विंड आफ्टर अ सर्टेन हाइट अपने मॉइस्चर को लूज़ करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कन्वेक्शनल विंड ऊपर चलेगा यानी कि एयर पैकेट्स जो वार्म एयर पैकेट्स हैं वो ऊपर मूव करेंगे तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर लूज़ करेंगे और जैसे ही वो टेम्परेचर लूज़ करेंगे उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होने लगेगी और फिर वो क्लाउड क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्मेट में ज़मीन पे गिरना शुरू कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब भी सन के कारण हीटिंग होगी वहाँ पे फिर कन्वेक्शनल विंड्स क्रिएट होंगे और वहाँ पे क्लाउड्स भी बनेंगे, डेंस क्लाउड्स बनते हैं, कई कभार क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जिनको कहते हैं, वहाँ पे रेनफॉल भी होती है और इस तरीके से जो बारिश होती है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल,
ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन सपोज कीजिए कि इस एरिया के ऊपर जेट स्ट्रीम्स के कारण हाई प्रेशर कंडीशन बन गया है। तो हाई प्रेशर कंडीशन के कारण होगा क्या कि ये कन्वेक्शनल विंड ऊपर राइज भी नहीं कर पाएंगी और फिर वो यहीं ट्रैप होकर के रह जाएंगी और फिर यहाँ पे एक हीट डोम की कंडीशन बनेगी और नीचे ग्राउंड पे हीट वेव्स क्रिएट होंगे। तो देखिए, अगर ऊपर में यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाए, और ये हाई प्रेशर की कंडीशन क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम्स। फिर ये जो कन्वेक्शनल विंड्स हैं ये राइज नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, ये राइज करके और रेनफॉल नहीं करा पाएंगे। ये कन्वेक्शनल विंड्स उठेंगे लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर कंडीशन ये वापस से सबसाइड करने लगेंगे। और आपने बेसिक ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि जब विंड वर्टिकली राइज करती है तो वो रेनफॉल कराती है, लेकिन अगर विंड जहाँ पे सबसाइड करेगी वहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है और वहाँ पे क्लियर स्काई बनता है। तो यहाँ पे ऊपर पे हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाने के कारण विंड सबसाइड करेगी और विंड सबसाइड होने के कारण यहाँ पे स्काई क्लियर हो जाएगा और रेनफॉल भी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा। ये जैसे अभी यूरोप पे ऐसे कंडीशंस बने हुए हैं, ऊपर में जेट स्ट्रीम के इस कर्व के कारण हाई प्रेशर कंडीशन बना हुआ है यूरोप के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, जिस कारण से नीचे से जो विंड्स उठ रही हैं ऊपर की तरफ वो बारिश नहीं करा पा रही हैं। वो विंड्स इस हाई प्रेशर कंडीशन के कारण वापस से फोर्सफुली नीचे की तरफ आ रही हैं, सबसाइड कर रही हैं। और ये विंड जो सबसाइड कर रही हैं इस कारण से स्काई क्लियर है यहाँ पे यूरोप के कई सारे देशों के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे भी विंड सबसाइड करती है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनते, वहाँ पे स्काई क्लियर होता है। और क्लियर स्काई होने के कारण जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली लैंड पे पड़ रहे हैं और वो इस एयर को और ज़्यादा हीट कर रहे हैं। तो वैसे ही ये एयर ट्रैप्ड है इन दिस कंडीशन ऑफ हीट डोम और उसके ऊपर से क्लियर स्काई के कारण सन रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ करके इस एयर को और ज़्यादा हीट कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ ग्राउंड पे हीट वेव्स के कंडीशंस बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जेट स्ट्रीम इन द अपर एटमॉस्फेयर इज कॉजिंग हाई प्रेशर। इसके कारण जो कन्वेक्शनल विंड्स हैं, ये कन्वेक्शनल विंड्स हैं, दे आर गेटिंग ट्रैप्ड एंड आफ्टर दैट दे आर सबसाइडिंग, नीचे गिर रहे हैं। और सबसाइडिंग के कारण स्काई इज गेटिंग क्लियर, नो क्लाउड क्रिएशन, एंड दैट इज हाउ द स्ट्रॉन्ग sun rays because of clear sky is heating this trapped air further and that is creating heat wave condition in Europe। तो heat domes बने हुए हैं और जहाँ पे वो जो एयर ट्रैप्ड हैं उनके कारण हीट वेव्स चल रहे हैं ग्राउंड पे। तो विंटर के टाइम में यूरोप के अंदर हीट वेव्स बन रहे हैं। इस तरह के सवाल यूपीएससी मेंस में अक्सर पूछ लेता है, एपीएससी मेंस में भी आने के चांसेस हैं। ज्योग्राफी में भी वो करंट अफेयर्स को मिक्स करना चाहते हैं, तो आपसे सिंपली वो पूछ लेंगे कि रिसेंटली ए फिनोमेना ऑफ हीट डोम एसोसिएटेड हीट वेव्स वेर सीन इन यूरोप, व्हाट आर द जोग्राफिकल फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। आपको फिर डायग्राम्स बना करके एक्सप्लेन करना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे अभी तो हमने एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम अभी आ रहा है, लेकिन इससे मेंस के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 6th schedule status demand for Ladakh, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। सबसे पहले 6th शेड्यूल के बारे में ज़रा समझते हैं। तो 6th शेड्यूल के बारे में मेंशन किया गया इन आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हमारे स्टेट आसाम में भी ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हुए हैं, आपको पता होगा, डीमा हसाओ में, कार्बी आंगलोंग में एंड बोडोलैंड रीजन में। तो ये सब बने हैं 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 244 और इन सब जगहों पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। दीज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो स्टेट के अंदर ही इन जगहों पे इन डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ लेजिस्लेटिव कानून बनाने के अधिकार, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। तो 6th शेड्यूल के अंतर्गत 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं। अच्छा, आई होप कि आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ी होगी, तो इतना तो आपको पता होगा कि 5th and 6th शेड्यूल्स both of them have been brought or kept in our constitution in order to protect the interest of the tribal population in our country, but 5th schedule
डील्स विद द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मेनलैंड इंडिया मेनली, जबकि 6th शेड्यूल डील्स विद द प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो 5th शेड्यूल के अंतर्गत 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और वो स्टेट्स हैं असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन सब जगहों पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे लोकसभा है या स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके मेंबर्स हैं, उनके अपने कुछ लॉ मेकिंग पावर हैं। दे enjoy law making power in areas like land, forest, water, agriculture, health, sanitation, village and town level planning and policies, inheritance, marriage, divorces। तो सरल भाषा में कहें तो ट्राइबल पॉपुलेशन के कस्टम, कल्चर और लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो भी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ पे कानून बनाने का अधिकार वहाँ की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को है, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन को एक्सटर्नल जो पॉपुलेशंस हैं या बाहर के जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके कारण कोई उनके कल्चर को डैमेज ना हो। इसलिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, तो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं इन 4 स्टेट्स के अंदर। मेघालय के अंदर गारो, खासी एंड जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिजोरम के अंदर चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा के अंदर बस एक ही है, त्रिपुरा एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। असम के अंदर फिर 3 ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हैं डीमा हसाओ, कार्बी एंग्लोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बाकी सब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो 30 मेंबर्स होते हैं, लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ असम में एक्सेप्शन है, वहाँ पे 40 मेंबर्स हैं एंड दे हैव राइट टू मेक लॉ ऑन 39 इशूज़। अब करंट मुद्दे पे आ जाते हैं। 6th शेड्यूल का डिमांड चल रहा है लद्दाख रीजन में। लद्दाख की जो लोकल पॉपुलेशन है उनका डिमांड है कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया जाए और वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन को फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स दे दिए जाए गारंटेड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वहाँ पे भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाएं। लोगों का ऐसा डिमांड इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि लद्दाख के डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और लद्दाख की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली हाई है। इसी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज अबाउट 79.61% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आज पर 2011 सेंसस, और उसके डेवलपमेंटल नीड्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर से बाइफर्केशन के बाद, एंड दैट इज़ वाई पीपल ऑफ लद्दाख आर डिमांडिंग 6th शेड्यूल स्टेटस। जरा ये समझते हैं कि 6th शेड्यूल स्टेटस किसी भी रीजन को मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो इसके लिए नियम ये है कि गवर्नर सबसे पहले उस रीजन के एक कमीशन बनाएंगे, जिस कमीशन को काम दिया जाएगा कि वो स्टडी करे कि क्या 6th शेड्यूल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है भी नहीं उस एरिया को, है या नहीं उस एरिया को, और अगर 6th शेड्यूल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है तो उस एरिया को क्या क्या पावर्स मिलने चाहिए। तो यानी कि किसी भी एरिया को 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलने के लिए जो प्रोसेस है, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस और रीजन। गवर्नर एक कमीशन बनाएंगे एंड दिस कमीशन विल स्टडी द पर्पस ऑफ और रीजन फॉर क्रिएटिंग ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नर नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं अंडर 6th शेड्यूल। वो बात अलग है कि इस कमीशन का रिकमेंडेशन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी है 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए वो है गवर्नर, नॉट द प्रेसिडेंट। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कई टाइम से डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग कि उनको भी 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इस डिमांड को एक्सेप्ट तो नहीं किया है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर्ड कमिटी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम नित्यानंद राय, और ये जो हाई पावर्ड कमेटी है वो स्टडी करेगी कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं लद्दाख के लोगों के कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लाने के लिए। तो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं
कि सरकार ने लद्दाख के लोगों के 6 शेड्यूल स्टेटस के डिमांड को तो नहीं माना है, लेकिन हाँ एक कमेटी ज़रूर बना दी है, नित्यानंद राय कमेटी, जिसको काम दिया है इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि कैसे कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सकता है। फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे सरकार आगे काम करेगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन, इन तीनों ही हाइड्रोजन के नेचर में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों हाइड्रोजन ही हैं। इनको अलग अलग नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इनके प्रोडक्शन का मेथड अलग है। ग्रे हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है, मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन उसको फिर ग्राउंड में एब्जॉर्ब करके या स्टोर करके रखा जाता है। इसलिए ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ब्लू हाइड्रोजन रिलेटिवली बेहतर है फॉर एनवायरनमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन इज बेस्ट क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है। तो ऑल द 3 हाइड्रोजन आर सेम एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट इज कंसर्न, बट द प्रोसेस makes them different and that is why they have got different name. Gray hydrogen most environment damaging, blue hydrogen less environment damaging as compared to gray, and green hydrogen is environment friendly. हाइड्रोजन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, हाइड्रोजन का यूरिया बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन में खासकर। हाइड्रोजन से फ्यूल सेल बनाए जा सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन लगाया जाए, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन डाला जाए। हाइड्रोजन ऑन द एनोड साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कैथोड साइड। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल आए और हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन मूव करे। तो देखिए, हाइड्रोजन तो क्या है, H2 है, उसमें से पहले आपने H2 को हाइड्रोजन सेपरेट किया। ये रेड कलर से आपने देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन हैं। पहले तो हाइड्रोजन को सेपरेट किया और फिर H हाइड्रोजन जो रेडिकल है वहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को सेग्रीगेट कर लिया और H प्लस यानी कि प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस सेगमेंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और H प्लस इधर से जा रहा है और उधर से ऑक्सीजन आ रहा है और दोनों मिलकर के वाटर वेपर बनाएंगे। तो इस तरीके से एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है जिसके मदद से हाइड्रोजन सेल काम करता है। एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी और बाई प्रोडक्ट में वाटर वेपर बना है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ऐसे काम करते हैं, ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काम करते हैं, उसमें क्या बाई प्रोडक्ट आता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल सेल बनाने में भी होगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव की तरह भी किया जा सकता है। अभी तो हम लोग CNG पे बसेस वगैरह चला रहे हैं या ऑटोमोबाइल चला रहे हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल्स भी चलाए जा सकते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है कि आने वाले 7-8 सालों में, यानी कि बाय एंड ऑफ दिस डिकेड, हाइड्रोजन कैन बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, हर जगह हाइड्रोजन कुड बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। यह भी मानना है, लेकिन अभी हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल स्केल पे डेवलप नहीं किया जा गया है। आपको पता है, हम लोग अगर पेट्रोल या डीजल से ट्रांजिशन कर भी रहे हैं तो CNG पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एज पर मैनी एनर्जी एजेंसीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो दुनिया के सारे देश समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होने वाला है आने वाले टाइम में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस नाम से जैसा आप समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। इसमें लगभग 20,000 करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज 19,744 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लगभग 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका मेन गोल है कि इंडिया को हाइड्रोजन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बनाया जाए और इसके साथ ही इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट
अभी कैसा है, हमारी 80% तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, चाहे कोल हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, वो हम लोग इंपोर्ट करके मीट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन में लीडर हो गए तो वी विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, हमें इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। मानना है कि सरकार का ऐसा मानना है कि लगभग 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट सेविंग या फॉरेक्स रिजर्व हमारा बचेगा। उसके अलावा हम लोग, टारगेट है हमारा कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। 125 गीगावाट तक का एनर्जी 2030 तक टारगेट है हमारा। 800 गीगावाट का टोटल एनर्जी या पावर रिक्वायरमेंट चाहिए, उसमें से 125 गीगावाट अकेले हाइड्रोजन से मीट किया जा सकता है। तो इससे हाइड्रोजन इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, तो इससे इंटायर इकोनॉमी विल गेट डीकार्बोनाइज्ड ऑल्सो, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी नहीं होगा। ये जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके अंतर्गत 2 कंपोनेंट हैं। सिप, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। और दूसरा है साइट प्रोग्राम। साइट प्रोग्राम का मेन गोल होगा कि इलेक्ट्रोलाइजर बनाया जाए। इलेक्ट्रोलाइजर, आप देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिप्लेस सेग्रीगेट करना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पे काम किया जाएगा इन द साइट प्रोग्राम। लगभग आने वाले टाइम में, अभी तो सिर्फ 19,000 करोड़ इनिशियल आउटले दिया है सरकार ने, लेकिन आने वाले टाइम में लगभग 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि हाइड्रोजन सेक्टर में 6 लाख न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड बाय 2030। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Assam हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता है असम के अंदर सिविलियन अवार्ड्स देने शुरू किए गए हैं पिछले साल से। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव, फिर है असम सौरभ और फिर असम गौरव। असम वैभव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसमें 5 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया गया था लास्ट ईयर। इस साल सरकार उसको बढ़ा सकती है, अभी के लिए तो 5 लाख ही है, लेकिन आगे पता चलेगा कि क्या उसमें इंक्रीमेंट किया है या नहीं। 5 लाख का कैश प्राइज और फुल लाइफ टाइम मेडिकल एक्सपेंस का ध्यान रखती है सरकार, जिनको भी असम वैभव अवार्ड मिलता है। पिछले साल ही शुरू किया गया था। रतन टाटा जी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम वैभव अवार्ड। फिर दूसरे नंबर पे होता है असम सौरभ, इसमें 4 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और 2 लाख रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किया जाता है। और फिर तीसरे नंबर पे असम गौरव, उसमें 3 लाख तक का कैश प्राइज दिया जाता है और 2 लाख रुपए का मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेगी असम सरकार। Assam Vaibhav, Saurav and Gaurav is given in recognition of the outstanding contribution in the field of philanthropy, public service, health, education, entrepreneurship, farming etc. करंट न्यूज़ यही है कि असम वैभव अवार्ड इस साल का 2022 का दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया जी को, हु इज़ एन एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। अभी असम वैभव ही नाम रटेंगे आप, असम सौरभ या असम गौरव, तो इतने सारे लोगों का नाम रटना थोड़ा कठिन है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा। असम सौरभ 5 लोगों को दिया गया और असम गौरव 15 लोगों को दिया गया, एक बार नाम देख लीजिएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गान नगाई फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो गान नगाई फेस्टिवल है, इट इज़ एन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ जेलियांगरोंग पीपल ऑफ मणिपुर। हो सकता है पीटी में सीधा सीधा पूछ ले। इस फेस्टिवल का नाम ही है हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट बिगिंस ऑन द 13th डे ऑफ अ मणिपुरी मंथ जिसका नाम है वांगचिक, दैट फॉल्स इन दिसंबर एंड जनवरी। तो इस साल थोड़ा लेट हुआ है, अदरवाइज ये हर साल नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है ये फेस्टिवल। इस साल जनवरी में शुरू हुआ ये फेस्टिवल। 13th डे ऑफ दिस मंथ, वांगचिक मंथ ऑफ मणिपुर में ये फेस्टिवल शुरू होता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट explained with this statement, a mechanism of the parliamentary democracy for ensuring collective responsibility. And taxes like wealth tax and all, they are paper tax mostly. And religious text angas belong to Jainism. That's all from our side for today. Thanks for watching.